गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीकॉम सेकेंड ईयर। आज की क्लास में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हमारा नया टॉपिक रहेगा आज की क्लास का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। यूनिट नंबर 3, ओके, यूनिट 3 ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ओके, आज हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होता क्या है, कैसे करेंगे इसकी कॉस्टिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपकी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो यूनिट्स हैं, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो आपकी यूनिट्स पूछी जाएंगी वो यूनिट फर्स्ट, यूनिट 2, 4th यूनिट तक ही आपको पूछा जाएगा। ओके, आपके 5th यूनिट सिलेबस में नहीं है ना, तो 5th यूनिट को सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखें, सिलेबस से आपकी हट चुकी है, तो आपको स्टडी करनी हो 1 to 4th यूनिट करनी, जैसे कि अपनी 4th यूनिट 3rd यूनिट चल रही है। ओके, इसके बाद एक यूनिट और बचेगी, वो उस क्लास को जल्दी से कंप्लीट करके कोर्स भी कंप्लीट कर देंगे। और सेम सभी सब्जेक्ट में रहेगा आपका, सारी सब्जेक्ट की जो सिलेबस की है वो यूनिट्स कम कर दी गई है। ओके, और सब आप लोग देखना चाहते हैं नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी MLS की वेबसाइट पर। चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ओके, CIM लंदन के अकॉर्डिंग कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के डेफिनेशन दी परिचालन लागत से आशय सेवा प्रदान करने की लागत से। ओके, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी जो कॉस्ट होती है उसी को आप बोलेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अगर आप किस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में हैं, तो आप अपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए आपकी कितनी कॉस्ट होती है वो आइडेंटिफाई करना ही ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाएगा। ओके, तो क्या होता है, अनेक प्रकार की अनेक संस्थाएं ऐसी होती हैं जो वस्तु का उत्पादन एवं निर्माण नहीं करती। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दूसरों को सेवाएं प्रदान करते हैं, तो प्रोडक्शन नहीं करते हैं। इन तो ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की लागत ज्ञात करनी होती है। जिस विधि को सेवा की लागत ज्ञात की जाती है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपने जितनी सर्विस प्रोवाइड की है उसकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिनके अंदर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं वाटर डिपार्टमेंट, है ना। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट क्या होता है, वो आपको क्या करता है, वाटर सप्लाई करता है, तो उसके बदले आपसे चार्जेस लेगा, बट ये बनता तो नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, अगर जो भी ट्रांसपोर्टेशन में लगी हुई है, कैंटीन डिपार्टमेंट है, सिनेमा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सारे सेक्टर्स में जो कॉस्टिंग के टेक्निक को यूज किया जाता है वो होगी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अगर एक हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में क्या होगा, एक जो भी मरीज है उसकी क्या करती केयर की जाती है, उस केयर को करने के लिए वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट स्टाफ मेंबर्स को क्या करता है, सर्विस के बदले कोई पैसा प्रोवाइड किया जाता है, वो उनके लिए कॉस्ट हो जाएगी। ओके, तो इसको करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसके पीछे मेन जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो आती है पर यूनिट कॉस्ट, है ना, यूनिट कॉस्ट। आपकी यूनिट की कॉस्ट कितनी, आपने मान लो कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट कॉस्ट आइडेंटिफाई करना है, आपकी कॉस्ट कितनी है। आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसमें मटेरियल कितना यूज किया, लेबर कितनी लगी, ये तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो ये चीजें हो नहीं सकती क्योंकि आप क्या बना रहे हैं, कोई यूनिट बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करना, ये मेथड तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे आप तो पर यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने सर्विस दी है, एक्चुअल में उस सर्विस को देने के लिए आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस हो गए। ओके, जब मान लो कि एक बस है, बस यहाँ से वहाँ ट्रेवल करके जाती है 100 किलोमीटर दूर, है ना,
तो उस बस के लिए जो भी एक्सपेंस होंगे, उस बस का ड्राइवर हो गया, उसका कंडक्टर, उस बस का मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल, उसका ग्रीस ऑयल, जो भी है, जो मेंटेनेंस के सारे एक्सपेंसेस, ओके, तो वो जितने भी एक्सपेंसेस है और उस किलोमीटर में उसकी जो टोल प्लाजा है, जो भी है, अदरवाइज जो भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उन सबको इंक्लूड करके नंबर ऑफ जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें कस्टमर का डिवाइड कर देंगे आप, और अपना जो भी वैल्यू आ जाएगी आपकी पर सीट कॉस्ट आ जाएगी, या जितने मेंबर्स उस बस में बैठ सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक पर्सन की सीट की कॉस्ट कितनी होगी वो इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। उस जगह हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे आप प्रोडक्ट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उसी की आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव है, कुल लागत ज्ञात करना। कुल लागत इट मीन्स आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट यहाँ होगी नहीं, तो आपकी सर्विस देने के बदले आपने कौन कौन सी कॉस्ट की होगी। अगर आपके पास में कोई रोग, अगर आप कौन से सेक्टर, हर सेक्टर की अलग अलग कॉस्ट होती है, ओके। इस हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में बेड की हो सकती है, और रूम की हो सकती है, वहाँ पे आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर की अलग कॉस्ट हो सकती है, अगर आपके नर्सिंग डिपार्टमेंट से कोई लोग लगे तो उनकी कॉस्ट भी हो सकती है, वो आइडेंटिफाई करेंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन में अलग टाइप की कॉस्ट होती है, सभी में डिफरेंट टाइप की कॉस्ट हो सकती है, ओके। नेक्स्ट होता है उनकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना। थर्ड पॉइंट है प्रदत्त सेवा का प्रतिफल मूल्य निर्धारण करना, ओके। तो आइडेंटिफाई करना कि इस प्रोडक्ट की एक्चुअल में कॉस्ट कितनी होगी। वहां पे आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, अब यहाँ पे आप बात करोगे सर्विस की कॉस्ट कितनी होगी। मान लो कि अगर आप क्या कर रहे हैं, 100 रुपीज आपने 150 रुपीज वो आपने टोटल कॉस्ट आ गई, आप उसमें अपना क्या करोगे, प्रॉफिट एड करके क्या बताओगे, प्राइस बताओगे। तो प्राइस कैसे डिसाइड होगी, जब तक आप कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं करोगे सर्विसेज की, तब तक आप अपना प्रॉफिट नहीं जोड़ पाओगे। आपकी वो जो प्राइस क्या होनी चाहिए, आप सर्विस दे रहे हो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, आप जो सेवा दे रहे हो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, वो चीज आप इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आप करते हैं। नेक्स्ट, लागत का अंत में तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करते हैं, ओके। तो और हो सकता है तुलनात्मक अंत फर्म तुलनात्मक, इंटरफर्म कंपैरिजन करना, आपकी जैसी दूसरी फर्म से आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर करना चाहें तो भी वहां पे कर सकते हैं, ओके। तो विभिन्न प्रकार की सेवाओं का तुलना, तो आपकी सर्विसेज और अदर टाइप की जो सर्विसेज है उनके बीच में कोई कंपैरिजन है या नहीं है, वो आइडेंटिफाई करना भी आपका काम होगा। ये सारी ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करना हमारा मेन रहता है ऑब्जेक्टिव, कि हम इन सबको फुलफिल कर पाए, हमारे ये मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओके। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। इस विधि के अंतर्गत लागत इकाइयों में अन्य विधियों से भिन्न होती है, जिसका निर्धारण करना एक कठिन कार्य है, ओके। तो यहाँ पे तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा आपका जो पैटर्न है, आप मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को ऐड करके प्लस अपना प्रॉफिट ऐड कर देते, आपकी सेलिंग प्राइस इजीली आ जाती थी। बट आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, मटेरियल लेबर की तरह कैलकुलेशन नहीं होगी, ये पूरा चैप्टर सेपरेट टाइप से। आप यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल के साथ में लेबर ऐड कर दे, ओवरहेड ऐड कर दे, वैसे करने से आपका कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, ओके। तो यहाँ पे आपको अलग तरीके से करनी, तो ये कंपैरेटिव थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ओके। सेकंड चीज है, इस विधि के अंतर्गत अन्य विधियों की तुलना में अधिक सांख्यिकी संबंधों और सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे इस मेथड के अंदर आपको जो स्टैटिकल डेटा और इंफॉर्मेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है कंपेरेटिव दूसरे मेथड में, ओके। यहाँ पे आपको क्या चीज चाहिए, अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, अगर वहां पे जितने भी लोग उस एरिया से रिलेटेड है उनकी किस पर्सन की कितनी कॉस्ट है वो आपको ऐड करने की, तभी आप एक्चुअल में कॉस्ट आइडेंटिफाई करने, इसलिए इसमें डेटा की ज्यादा जरूरत होगी, ओके। नेक्स्ट, यह विधि ऐसी संस्थाओं पर अपनाई जाती है जिनका कार्य लोक कल्याण की सेवाएं प्रदान करना, ओके। ये सभी पर अप्लाई नहीं होती, ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करने का, जैसे अब लोक कल्याण की मतलब
फिर आपकी जो लोकल एरिया उसमें वेलफेयर के लिए जो वर्क करती है उन सब लोगों के ऊपर ये टेक्निक्स यूज करी जाती है। ओके, अब इनकी बात करें लागत की इकाइयों का निर्धारण। ओके, तो फर्स्ट बात करें कि अगर बात करें मालवाहक या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के लिए क्या होगी, क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, तो एक ट्रक के अंदर कोई गुड्स जा रहा है तो आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे, किस अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, इसकी पर यूनिट कॉस्ट की क्या यूनिट होगी। ओके, तो आप क्या बात करेंगे, पर टन। ट्रक के अंदर अगर कोई गुड्स यहाँ से वहां ट्रांसफर हो रहा है, ओके, तो यहाँ से बात करें जयपुर से उदयपुर कोई गुड्स ट्रक से आता है तो यहाँ पे बात करेंगे इस ट्रक के अंदर लोड मटेरियल कितना है एक्चुअल में। ओके, उसका लोड मटेरियल कितना है, तो मान लिया इसमें 40 टन गुड्स क्या है इसमें लगा हुआ है, तो 1 टन की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लेंगे या पर क्विंटल हो सकता है, जैसा भी आप चाहें वैसा क्या करेंगे इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो पर टन की कॉस्ट कितनी आएगी, पर क्विंटल की कॉस्ट कितनी हो सकती है, डिपेंड योर कंडीशंस। ओके, आपका बिजनेस की कंडीशन कौन सी है, मटेरियल किस टाइप का है। अगर हेवी मटेरियल तो टन के अंदर बात होती है, अगर मार्बल ब्लॉक्स की बात करेंगे तो पर टन के अंदर बात करेंगे। अगर यही चीज अलग चीज हो गई, जैसे अगर थोड़ा हेवी वेट नहीं है तो उस जगह आप पर क्विंटल की बात भी कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। बस और रेल के अंदर अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी, क्या करेंगे, रेलवे के अंदर आप कैलकुलेट करेंगे पर सीट। ओके, पर सीट पे एक बस में या एक सीट पर बैठने वाले पर्सन की कॉस्ट कितनी है। मान लो कि एक बस के अंदर नंबर ऑफ सीट्स हैं, बस के अंदर नंबर ऑफ सीट्स अगर बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स दे रखी है 50। ओके, 50 में से आप करेंगे कि कितने पैसेंजर की फिक्स सीट है, कितने पैसेंजर्स आपको खाली रखनी होगी हमेशा, कुछ लोगों को रिजर्व सीट्स है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन से पर्सन के लिए कितनी सीट्स है और टोटल कॉस्ट आपको आइडेंटिफाई करने की। इसमें टोटल कॉस्ट में नंबर ऑफ सीट्स को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पर यूनिट की कॉस्ट की। ओके, हॉस्पिटल में भी क्या हो सकता है, पर बेड हो सकता है, प्रति रोगी दिवस है ना, पर जो पेशेंट है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वैसे ही जल वाटर सप्लाई के अंदर आ जाएगा पर गैलन या 1000 लीटर के ऊपर। नेक्स्ट कैंटीन में जो पर पर्सन फूड के बारे में, पर कॉफी हो सकता है, वो सारी चीजें आप हो सकती है। नेक्स्ट दे रखिए जो आपकी रोड के बारे में देख सकते हैं, रोड रख रखाव करना या उसका मेंटेनेंस करना, रोड का मेंटेनेंस करना, सड़क रख रखाव या सड़क का जो भी आप मेंटेनेंस कर रहे हैं तो कितना एरिया आप वो सर्विस कर रहे हैं तो उस रिलेटेड सर्विस कितनी होगी, कॉस्ट कितनी होगी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें पर किलोमीटर की बात हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, एक कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के अंदर आप इस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें आपको 2 पार्ट्स में आपके जो एक्सपेंसेस होंगे, जो एलोकेशन करेंगे, एक्सपेंसेस 2 टाइप से होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस आपके फिक्स टाइप के होंगे और कुछ होते हैं वेरिएबल चार्जेस। ओके, फिक्स चार्जेस मीनिंग लाइसेंस फी, रोड टैक्स, ओके, गैरेज रेंट, सैलरी ऑफ द सुपरविजन, ऑफिस स्टाफ, डायरेक्टर फीस, इंश्योरेंस चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ द ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर इफ पेड टाइम बेसिस। ओके, जिनका भी आप टाइम पर बेसिस पर पेमेंट कर रहे हैं वो सारी चीजें क्या होगी आपकी फिक्स्ड हो जाएगी अगर आप पेमेंट टाइम टू टाइम करते हैं। ओके, अगर आपने मान लो कि प्रोडक्शन नहीं भी किया तो आप सुपरवाइजर को सैलरी नहीं दें, ऐसा नहीं हो सकता, आपको सैलरी पे करनी होगी। ओके, तो वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, चार्जेस कौन से हो सकते हैं या परिवर्तनशील व्यय कौन कौन से हो सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, ऑयल, ग्रीस, अदर लुब्रिकेंट, सैलरी ऑफ ड्राइवर, क्लीनर इफ पेड ऑफ किलोमीटर रन। ओके, तो यहाँ पे आप अगर किलोमीटर पर रन की बात कर रहे हो कि तभी इनको पेमेंट करेंगे सैलरी, तो अकॉर्डिंग ये वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स भी हो सकता है। टाइम बेसिस पर तो इनको आप फिक्स मान लेंगे, अदरवाइज ये वेरिएबल पे काउंट हो जाएंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ऑयलिंग एंड सर्विसिंग चार्जेस, वियर एंड टियर, टायर्स एंड ट्यूब्स,
इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस चार्जेस, इंश्योरेंस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड कमीशन। ओके, तो ये सारे के सारे देखो डेप्रिसिएशन चार्ज कब होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होने के पीछे रीजन है, डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा, जब आप असेट्स का यूज करते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल का यूज कब होगा, जब आप व्हीकल को यूज करेंगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देगा लुब्रिकेंट के भी एक्सपेंसेस तभी होंगे अगर आपकी ट्रक या बस चलती है तो ड्राइवर की, अगर टाइम अकॉर्डिंग आप पर किलोमीटर बात कर रहे हैं तो उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर आपका ट्रांजैक्शन अगर होता है गुड्स का इधर से उधर ट्रांजैक्शन होता है, अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो आपके लिए क्या हो सकती है, कॉस्ट हो सकती है, तो वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। अगर आप फिक्स टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आप बात करोगे तो वहां पे क्या होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट। अगर ये आपके ड्राइवर की बात हो रही है और उसमें वो कहेगी किलोमीटर अकॉर्डिंग चार्ज करता, तो आपके लिए क्या वेरिएबल हो जाएगा। अगर आप कोई ड्राइव नहीं करता तो कोई अमाउंट उसे पे नहीं करना होगा। ओके, तो ये इसके बाद का आगे का सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल चीजें देखेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। ओके, तो आगे के हम क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, कैसे कैलकुलेशन होती है, पर किलोमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।